हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 दो ध्रुवीयता के अंत एंड ऑफ बायोपोलैरिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ से जो है एक सिलसिला स्टार्ट होता है क्लास 12th की पोल साइंस का। और बेसिकली जो आपकी क्लास 12th की पोल साइंस है ये 11 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको कहानियां सुनने में लगेंगी हिस्ट्री जैसी, बट है किसकी, ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। तो इस चैप्टर को अगर हम शुरू करें, सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका कि नाम है शीत युद्ध। देखिए, शीत युद्ध हमारे लिए जरूरी क्यों है, आप देखोगे बुक में बस छोटा सा रेफरेंस देखने को मिलेगा, बट ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो दुनिया दो ध्रुवीयता की हम बात कर रहे हैं, दुनिया दो हिस्सों में जो बटी, वो इसी की वजह से बटी। कहानी स्टार्ट रहती है आपकी कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीतने वाले चार देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ। ये चार थे। लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ना एक कंपटीशन आ गया पावर को लेकर, कि सोवियत संघ कह रहा है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, मेरे तरीके बेस्ट हैं। अमेरिका कह रहा है मैं पावरफुल हूं, मेरे तरीके बेस्ट हैं। तो इन दोनों के जो बीच का कॉन्फ्लिक्ट था, ये बहुत लंबे वर्ष तक चला, 1991 तक चला। और इस पूरी ड्यूरेशन को क्या कहा गया है, शीत युद्ध। और शीत युद्ध का सीधा सा मतलब होता है कि जी युद्ध की स्थिति बनेगी, लेकिन रियलिटी में कोई युद्ध नहीं होगा। कोल्ड वॉर का सीधा सा मतलब है जस्ट स्टेट ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध की स्थिति, रियलिटी में कोई युद्ध नहीं होता। ये सीधी सी बात है, वही आपके स्कूल के क्लास वाली चीजें, कोई कह रहा हाथ लगा के दिखा, यहाँ मिल के दिखा, वहां मिल, ये सिर्फ धमकियों वाला सीन। यही हमारे लिए शीत युद्ध रहता है। तो शीत युद्ध की सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1945 से 1991 के बीच यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चला। यूएसएसआर की फुल फॉर्म की अगर आप बात करोगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता है। दूसरी तरफ इसी को हिंदी में सोवियत संघ कहते हैं। उसके अलावा जब ये शीत युद्ध चल रहा था, एक तरफ यूएसए है और एक तरफ यूएसएसआर है। उसके अलावा इनके जो बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चला, जो दिक्कत वाली बात आई वो आई इनकी विचारधारा के नाम पर। ठीक है, कि दोनों कहते थे, अमेरिका कहता था कि पूंजीवाद बेस्ट है, यूएसए के अनुसार क्या था कि पूंजीवाद बेस्ट है, और साम्यवाद को कहता था सोवियत संघ बेस्ट। ठीक है, यूएसएसआर कह रहा है कि साम्यवाद बेस्ट है, यानी समाजवाद बेस्ट है। दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ दोनों का मानना क्या था कि महाशक्ति तो मैं ही हूं, सुपर पावर कौन है, सिर्फ मैं हूं, दूसरा ऐसी है। इन कारणों से चलते पूरा का पूरा शीत युद्ध शुरू हुआ। और उसके बाद शीत युद्ध की वजह से, इसी कोल्ड वॉर की वजह से दुनिया क्या बन गई, दो ध्रुवीय, बायोपोलर वर्ल्ड बन गया। एक तरफ था हमारे लिए पश्चिमी हिस्सा, पश्चिम का मतलब पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट, और एक तरफ था हमारे लिए समाजवादी, यानी कि पूर्वी हिस्सा। ठीक है, तो ये होता है दो ध्रुवीयता का बनना, और यहीं से आपका चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, कि दो ध्रुवीयता बनी और एक टाइम में आगे जाकर दो ध्रुवीयता खत्म हो गई। अब इसके आगे बात करें इसमें, तो हमारे पास नेक्स्ट रहता है दो ध्रुवीयता, कि दो ध्रुवीयता में हमारे पास जो दो ग्रुप्स हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले कि जो अमेरिका वाली साइड है, इस अमेरिका वाली साइड में जब आप विचारधारा देखते हो तो ये कहते हैं कि पूंजीवाद ठीक था और डेमोक्रेसी अच्छी चीज है, यानी कि इलेक्टेड लोगों के द्वारा, चुनाव में जीते हुए लोगों के द्वारा सरकार चलनी चाहिए। उसके अलावा दूसरी तरफ इन्होंने एक सैन्य गठबंधन बनाया था, एक मिलिट्री अलायंस बनाया था, उसका नाम है नेटो। नेटो के साथ और भी थे, सीटो, सेंटो। इनका मानना क्या था, पहले से ग्रुप बना के रख लो, लड़ाई होगी तो सारे एक साथ चल के मारेंगे। उसके बाद तीसरी चीज रहती है, इसमें प्रमुख देश कौन से थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, ये इसके सपोर्ट वाले देश थे। और लास्ट में इनकी जो इकोनॉमिक सिस्टम था, इनकी जो आर्थिक प्रणाली थी, ये क्या थी, बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी, यानी कि सब कुछ बाजार से चलाया जाएगा, लगभग सारी चीजों को प्राइवेट करने की बात रखी गई थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सोवियत संघ की, ठीक है, तो सोवियत संघ का एक सिंबल है बेटा, एक तो इसको याद रखिएगा। दूसरी तरफ इसकी जो विचारधारा है, इसी को आप साम्यवाद भी कहते हैं और इसी को हम समाजवाद भी कहते हैं। साम्यवाद या समाजवाद में क्या है कि इलेक्टेड लोग नहीं होते, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल, रैंडमली कुछ लोग मिलकर सरकार चलाते हैं या समूह चलाते हैं। उसके अलावा इनके पास भी एक मिलिट्री अलायंस था कि जिस दिन लड़ाई होगी मिलके मारेंगे, उसका नाम क्या था, वार्सा पैक्ट। उसके अलावा इस ग्रुप के प्रमुख देश कौन से थे, सोवियत संघ के ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, ये सारे इसके मेजर देश थे सपोर्ट करने वाले। और इसकी जो आर्थिक प्रणाली थी, ये नियोजित अर्थव्यवस्था थी, एक प्लान्ड इकोनॉमी के रूप में चलती थी, कि सारी चीजें कुछ लोग मिलकर डिसाइड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सबको चलना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं जहां पर ये दोनों आमने सामने आए। आमने सामने आने का मतलब कि ये तो क्लियर हो गया था कि अब लड़ाई हो जाएगी, अब आर पार का मामला हो जाएगा, लेकिन कभी हुआ नहीं।
जैसे बर्लिन की नाकेबंदी में आमने सामने आ गए, कोरिया के युद्ध में आमने सामने आए, क्यूबा मिसाइल संकट में, बर्लिन में, ये आमने सामने आए। आमने सामने आने का मतलब कि लग रहा था अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन हुआ ही नहीं। और जब हुआ ही नहीं तो उसको क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया शीत युद्ध का। इतना क्लियर है? उसके बाद आगे इसमें बात करें तो आगे आता है हमारे पास डिफरेंस कि समाजवाद और पूंजीवाद, यानी कि अमेरिका की विचारधारा और सोवियत संघ की विचारधारा दोनों अलग अलग कैसे थी। तो अलग अलग में सबसे पहले अगर समाजवाद की देखें तो यहाँ पर सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था रहती है। सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि सारी चीजें सरकार के नियंत्रण में रहेगी। लेकिन याद रखिएगा, सरकार का मतलब यहाँ पे इलेक्शन में जीते हुए लोग नहीं है। यहाँ पर सरकार का मतलब है ग्रुप जो अपने आप ही पावर में आया है। उसके अलावा दूसरी तरफ इनका जो लक्ष्य होता है, इनका जो गोल होता है, वो होता है कि सामाजिक कल्याण को बढ़ाना। ठीक है, जो सामाजिक कल्याण को बढ़ाने की बात आती है वो कैसे कि वेलफेयर बढ़ाया जाएगा, जो खर्च होगा लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आर्थिक प्रतियोगिता का अभाव रहता है, इकोनॉमिक कंपटीशन नहीं है, सबको इक्वल बेसिस पे रखा जाता है। और लास्ट में जो उत्पादन के कारक हैं, जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं, उस पर सरकार का कंट्रोल रहेगा, लाइक फैक्ट्रियां, रॉ मटेरियल वगैरह सारी चीजें। उसके अलावा दूसरी तरफ जब आप देखते हो पूंजीवाद के ऊपर, ठीक है, कैपिटलिज्म के बारे में, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है। ठीक है, सब कुछ बाजार कंट्रोल करता है, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है। दूसरी बात, इनका जो लक्ष्य होता है ये हमेशा से अपने लाभ को मैक्सिमाइज करना रहता है कि हम अपने प्रॉफिट को कुछ भी करके कैसे ना कैसे अपने आप को बढ़ाना है। जरूरी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में 1 रुपए का बिक रहा है तो आप भी 1 रुपए का बेचोगे। आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो कैपिटलिज्म में। और उसके बाद यहाँ पर स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता है, फ्री इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन है, जिसको जो करना है करो, प्रॉफिट कमाना है कमाओ, नहीं कमाना है मत कमाओ। और यहाँ पर प्रोडक्शन फैक्टर सारे किसके हाथ में रहेंगे? बाजार के। और बाजार का मतलब किससे? प्राइवेट। कुल मिलाकर ये याद रखिएगा कि जो सोवियत संघ है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये गवर्नमेंट सेक्टर के कंट्रोल में होती है, यानी सारी चीजें सरकारी रखी जाएंगी। फायदा मिलेगा सबको, नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं। जो हमारे लिए पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, ये हमारे लिए क्या करता है कि पूरी तरह से एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाता है जहां पर सारी चीजें प्राइवेट है, कि सरकार का कोई इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलता। उसके बाद आगे इसमें बात करें तो हमारे पास आता है सोवियत संघ का उदय, कि राइज कैसे हुआ, सोवियत संघ बना कैसे। सबसे पहली चीज, सोवियत संघ था क्या? ये 15 देशों का एक ग्रुप था। ठीक है, ये 15 देशों का एक ग्रुप था, और ये 15 के 15 क्या थे? समाजवादी देश। उसके बाद 1917 में इस सोवियत संघ की स्थापना हुई। इन 15 देशों ने अपना एक ग्रुप बनाया, और ये जो स्थापना हुई थी, ये ऐसी रैंडमली नहीं हुई थी, ये क्रांति से प्रभावित हुई थी। देखो, इसके अलग अलग नाम है, क्रांति की घटना एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। कैसे? सबसे पहले इसको हम साम्यवादी क्रांति कहते हैं, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं, रूसी क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन, और उसके बाद अक्टूबर क्रांति, अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और इस रेवोल्यूशन को करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? पूरा नाम आता है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, इस व्यक्ति ने क्रांति करी थी। अब क्रांति हुई है, किसी के तो खिलाफ हुई होगी, तो उस राजा का नाम था जार निकोलस सेकंड। जार निकोलस सेकंड, जिसके खिलाफ ये क्रांति हुई थी। इतनी बात क्लियर है सभी को? उसके बाद आगे इसमें देखें तो हमारे पास देखी जाती है सोवियत संघ की विशेषताएं, कि सोवियत संघ जो था, सोवियत यूनियन जो था, उसकी खासियत क्या थी। सबसे पहले तो समाजवाद के ऊपर आधारित है। ठीक है, सोशलिज्म पे बेस्ड है। तो सोशलिज्म पे बेस्ड होने का फायदा क्या था कि इनको एक नियोजित इनको एक नियोजित एक प्लान्ड इकोनॉमी मिली हुई थी। ये सारी चीजें ऐसी चलती थी, सबको फायदा मिलता था, अदरवाइज किसी को नहीं मिलता था। उसके बाद दूसरा, बेरोजगारी का अभाव था। नौकरियां मिल रही हैं, सबको मिल रही हैं, बेरोजगारी इनके यहाँ पर है नहीं। विकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अच्छे खासे अमीर थे। और यहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था का सबूत हम कैसे मानते हैं? याद रखिएगा, बुक में एक लाइन रहती है, पिन टू कार, सुई से कार। इसका मतलब क्या है कि सोवियत संघ में सुई से लेकर कार तक का उत्पादन किया जाता, प्रोडक्शन फ्रॉम पिन टू कार। पिन का मतलब छोटी सी कमोडिटी, कार का मतलब बड़ी कमोडिटी। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तुएं ये लोग खुद बनाते थे और सारी चीजें एक्सपोर्ट करते थे। दैट्स व्हाई दे वर डेवलप्ड। ठीक है, इसलिए ये लोग क्या थे? विकसित थे। उसके बाद उन्नत तकनीक इनकी मानी जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी। उस जमाने में जो भी पॉसिबल था सब कुछ इनके पास अवेलेबल था, और भरपूर उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, कि यानी लोगों की जरूरतों की जितनी भी चीजें थी, सारी की सारी इनके पास अवेलेबल थी। अब एक चीज याद रखिएगा, 1917 में ये बना है, 1945 तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ठीक है, ये जो खासियत है 1945 तक है। 45 के बाद इसने क्या शुरू कर दिया? अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर, और वहीं से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था।
ठीक है। उसके बाद आगे इसमें बात करें, गोरबाचेव, ठीक है, जैसे कि बताया डाउनफॉल चालू हुआ तो 1980s आते आते इनको समझ में आ गया कि भाई साहब हमारी स्थिति क्या हो गई है, बहुत ज्यादा खराब। तो ये जो गोरबाचेव है, मिखाइल गोरबाचेव, ये 1985 में सोवियत यूनियन के नेता बने। ठीक है, 85 में इन्होंने सब कुछ संभालना शुरू किया। अब इन्होंने एक्सेप्ट करा कि हाँ जी हम बर्बाद हो गए हैं। जीवन का एक सबसे बड़ा यहाँ नियम कि आप जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस पे आ जाओगे, स्वीकार कर लोगे कि हाँ जी हमारे यहाँ खराब हो गई हैं चीजें, आप उतनी जल्दी चीजों को ठीक करने पे ध्यान दे पाओगे। तो गोरबाचेव ने भी यही करा कि एक्सेप्ट कर लिया जी हम बर्बाद हो गए, अब ठीक करेंगे। ठीक कैसे करेंगे, इसने रिफॉर्म्स बताए। पहला बताया पॉलिटिकल रिफॉर्म। पॉलिटिकल रिफॉर्म में क्या कहता है कि हम भी क्या करेंगे, डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो मनमानी करके लोग चला रहे हैं शासन, वो तो हो गए करप्ट, भ्रष्टाचारी हो गए। अब हम लोकतंत्र लाएंगे, इलेक्शन के बाद जो लोग जीत के आएंगे वो सरकार चलाएंगे। दूसरी तरफ ये कहता है कि पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारो। ठीक है, इंप्रूव करने पड़ेंगे हमें रिलेशन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। वेस्टर्न कंट्रीज मतलब कौन सी? पूंजीवादी देश, उनके साथ संबंध सुधारने की बात हो रही है। और जब ये संबंध सुधारने की बात कर रहे थे तो पूरी तरह से सिर्फ इतना था कि एक तरीके से समाजवाद हार गया, तो इसलिए लोगों ने इसका विरोध कर दिया कि तू पागल हो गया है, हम इतने साल से लड़ रहे हैं पूंजीवाद से और तू कह रहा है आज दोस्ती कर लो। तो इसको लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। फिर इसने आर्थिक सुधारों की बात करी। आर्थिक में क्या बताया, दो रशियन वर्ड्स हैं, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना, रिकंस्ट्रक्शन, कि हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा से बनाएंगे, बर्बाद हो गए तो क्या, जीरो से स्टार्ट करेंगे। ग्लासनोस्ट का मतलब खुलापन, कि अब हम सबके साथ व्यापार करेंगे। अदरवाइज क्या था, इससे पहले नियम ये था कि समाजवादी देश समाजवादी देशों के साथ ट्रेड करेंगे, पूंजीवादी देश पूंजीवादी के साथ ट्रेड करेंगे। तो अब इसने कह दिया नहीं नहीं अब ऐसा नहीं है, अब हम सबके साथ ट्रेड करेंगे। सुनने में अच्छा था, इंप्लीमेंट होते तो शायद आज सोवियत संघ होता, लेकिन इसको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, साथ वालों ने ही विरोध किया और उसके बाद ठीक है यहां से पूरी तरह से सोवियत संघ का एक एग्जैक्टली डाउनफॉल हो गया 1991 को। 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ पूरी तरह से खत्म हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, विघटित हो गया, इसके 15 देश अलग हो गए। उसके बाद आगे बात करें, सोवियत संघ का अंत या पतन के क्या कारण थे। सबसे पहली चीज कि 1945 में, याद रखिएगा, ये कोल्ड वॉर में एंगेज हो गया। ये कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध में जाकर शामिल हो गया। अब शीत युद्ध में शामिल होने के बाद इसने क्या देखा कि भाई साहब लड़ाई हो रही है, वेपन चाहिए, तो इसने वेपन्स पे खर्चा किया। और वेपन भी कौन से? परमाणु, न्यूक्लियर वेपन्स पे खर्चा किया बहुत। जितना पैसा कमा रहा था सारा कहाँ, वेपन पे खर्च कर रहा है। आप सोचो ना, एक भी मिसाइल फेंक के मार पाया? नहीं, सारा पैसा सारा खर्च की जो हुआ सब बर्बाद हो गया। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। देखिए 1917 में जब सोवियत संघ बना और 1991 में जब ये खत्म हुआ, इस बीच सिर्फ एक पार्टी ने पूरे सोवियत संघ को चलाया, एंड दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। इसी को हम साम्यवादी पार्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसी पार्टी ने चलाया। अब जब एक के पास पावर रहती है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, करप्ट हो जाएगा, अपनी पावर्स को मिसयूज करना चालू कर देगा। वही यहाँ पर हुआ। जब ये लोग लड़ाई में इंगेज हो गए, लड़ाई में शामिल हो गए, तो उसकी वजह से इन्होंने अपने नागरिकों पर ध्यान देना बंद कर दिया, तो नागरिकों को चीजें मिलनी बंद हो गई। उसके बाद गोरबाचेव ने संभालने की कोशिश करी, लेकिन ये भी संभाल नहीं पाया, इसकी पॉलिसीज भी फेल हो गई। और लास्ट में आप कह सकते हो कि अफगानिस्तान के गृह युद्ध में हस्तक्षेप। देखो अफगानिस्तान का जो गृह युद्ध था 1979 से 89 तक चला, और ये सिर्फ इसीलिए था कि अफगानिस्तान पे कब्जा किसका रहेगा। ठीक है, गृह युद्ध का मतलब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लोग आपस में नहीं लड़ रहे थे। यहाँ पर अमेरिका सोवियत संघ दोनों की सेना आमने सामने आ गई। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही उस जमीन को जीतना चाह रहे थे, क्योंकि जो सोवियत संघ या फिर अमेरिका जो भी अफगानिस्तान पे कब्जा करता तो अल्टीमेटली पूरा एशिया उसको मिल जाता। ठीक है, तो ये लोग लड़ते रहे, सोवियत संघ ने बहुत खर्चा कर दिया, बर्बाद हो गया, लास्ट में उसके हाथ कुछ नहीं आया। और इन दी एंड आप ये कह सकते हो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ पूरी तरह से क्या हो गया, बर्बाद। और बर्बाद होने की अनाउंसमेंट करी किसने थी? बोरिस येल्तसिन ने। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, नाम बहुत जरूरी है कि सोवियत संघ का विघटन डिसइंटीग्रेशन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 में, और उसकी अनाउंसमेंट करने वाला कौन था? बोरिस येल्तसिन। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो सोवियत संघ के खत्म होने के बाद क्या देखते हैं हम, परिणाम क्या निकल कर आया। इजी टॉपिक है लेकिन याद रखना एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए सोवियत संघ के साथ साथ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध भी क्या हो गया, खत्म हो गया। लड़ाई चल रही थी खत्म, जाहिर सी बात है शीत युद्ध कौन जीता? अमेरिका। उसके बाद अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ, राइज ऑफ अमेरिकन डोमिनेंस देखने को मिलता है कि सब जगह पर सिर्फ अमेरिका अमेरिका छाया हुआ था। उसके बाद पूंजीवादी विचारधारा का विस्तार हुआ, कैपिटलिज्म एक्सपेंड कर गया, दुनिया को समझ में आ गया कि कैपिटलिज्म इज दी बेस्ट।
उसके बाद रूस जो था वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, सक्सेसर बना। यानी कि जो चीजें सोवियत संघ की थी वो सारी किसको मिली, रूस को मिली। और विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसे, जहां पर जो देश पहले कभी कभी समाजवाद से दोस्ती रखते थे, इनफैक्ट भारत भी, वो सब अब किस तरफ जा रहे थे, अमेरिका की तरफ। आप खुद देखो, सोवियत संघ कब खत्म हुआ, 1991 में, और भारत ने भी पूंजीवाद कब अपनाया है, 1991 में। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आगे कि शॉक थेरेपी, देखिए शॉक थेरेपी एक ऐसी चीज है लाइक अनडिफाइंड, इसकी वजह से समाजवादी देश सबसे ज्यादा बर्बाद हुए। हुआ क्या था, पहली बात तो इसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, पहले मारा जाएगा फिर इलाज किया जाएगा। ठीक है, यानी ट्रीटमेंट आफ्टर अटैक। अब शॉक थेरेपी जो थी ये बेसिकली पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर देशों के ऊपर अप्लाई हो रही थी। यानी देशों को पहले बर्बाद किया जा रहा था, फिर उनको ठीक से डेवलप करने के लिए गाइड किया जा रहा था। इसको लाने वाला कौन था, वर्ल्ड बैंक और IMF। और याद रखना इन दोनों को भेजा किसने है, USA ने। ठीक है, अब नॉर्मली इसको हम क्या मानते हैं कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का ये मॉडल था। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि कम्युनिज्म को कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करना है। यानी जो भी समाजवादी देश हैं उनको पूंजीवादी बनाना है। और बनाएंगे कैसे, पहले बर्बाद करेंगे। बर्बाद कैसे किया, इनके साथ ट्रेड करना रोक दिया गया, इनकी करेंसी बंद कर दी गई कि कोई इनकी करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सारी चीजें इनको बर्बाद किया गया। और जब ये बर्बाद हो गई तो इनकी आगे शर्त रख दी कि भाई साहब पूंजीवाद अपनाओ, हम आपको वापस विकसित होने में मदद कर देंगे। तो ये चीजें हुई। अब विशेषताएं देखिए कि जब शॉक थेरेपी को आप देखते हो तो इसमें देखते हैं मिल्कियत का रूप जो है निजी था। प्राइवेट ओनरशिप की बात कर दी कि सारी चीजें प्राइवेट करो, जो भी स्टेट की प्रॉपर्टी है उसको भी प्राइवेट करो। उसके साथ साथ जो फ्री ट्रेड एरिया है, यानी कि बिना टैक्स के अनलिमिटेड क्वांटिटी में जो व्यापार होता है उसको पब्लिक करो। और उसके साथ साथ पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ो, यानी कि समाजवाद को फॉलो मत करो, सिर्फ किसके साथ जुड़ जाओ, पूंजीवाद की तरफ। और ये कह कौन रहा है, IMF और वर्ल्ड बैंक। ये दो ऐसी संस्थाएं हैं कि इनके सहयोग के बिना कोई देश विकास कर भी नहीं सकता। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, बर्बाद कर दिया समाजवाद को। अब इसके परिणाम क्या निकले, परिणाम अगर हम देखें तो रूस का जो औद्योगिक ढांचा था, जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, बर्बाद हो गया, कोलैप्स कर गया। दूसरी तरफ जो रूस की मुद्रा थी रूबल, उसमें गिरावट आई। गिरावट क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया ने इनकी करेंसी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उसके बाद सबसे बड़ी गैराज सेल लगी। गैराज सेल कैसे, कि जिस तरह आप अपने घर का कबाड़ बेचते हो ना दिवाली पे कि हाँ भाई ले जा, बस जगह बनानी है हमें, कोई भी रेट दे जा, यही चीज वहां हुई। आप सोचो, बुक में मेंशन एक लाइन की औने पौने दामों पर, कौड़ियों के भाव, बहुत कम कीमतों पर पूरे पूरे आइलैंड, पूरी पूरी फैक्ट्रियां बेची जा रही थी। इतना समझ लो जितना आज आपके घर की कीमत ना, इतने में तो आप उस जमाने में सोवियत संघ में पूरा का पूरा आइलैंड खरीद लेते। ठीक है, और माफिया वर्ग का उदय हुआ कि जब लोग बहुत परेशान हो गए तो लोगों ने वेपन्स कैरी कर लिए और सरकार के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है। और ये सब घटना शॉक थेरेपी वगैरह कब की है, साल 1990 की। ठीक है, साल 1990 की। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट चीज आती है, वो है बर्लिन की दीवार। देखो बर्लिन की दीवार हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि बर्लिन की दीवार जो है, एक सिंपल सी भाषा में बात करें तो हमारे लिए एक ये पूरा का पूरा जर्मनी देश, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, वहां पर एक दीवार कुछ इस तरह से बीच में से, ठीक है, दो हिस्सों में बांट रही है। एक तरफ है वेस्ट हिस्सा और एक तरफ है ईस्ट हिस्सा। याद रखिएगा, वेस्ट का मतलब हमेशा किससे है, पूंजीवाद, और ईस्ट का मतलब किससे है, समाजवाद। उसके बाद देखो ये जो दीवार थी, इसको हम कहते हैं कि यूरोप के विभाजन का प्रतीक है, शीत युद्ध का प्रतीक है, सारी चीजों का प्रतीक इसको हम मानते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो बर्लिन की दीवार थी, ये पूरे के पूरे पूर्वी और पश्चिमी खेमे के विभाजन का प्रतीक थी। 1961 में बनी थी, 1961 में बनी। 150 किलोमीटर की इसकी लेंथ थी यहां से यहां तक। और उसके बाद इसको 9 नवंबर 1989 में गिरा दिया गया। गिराया क्यों, क्योंकि सबने एक्सेप्ट कर लिया था कि समाजवाद बेकार है, पूंजीवाद ही ठीक है। और लिटरली ये दीवार थी, कुछ देखो ना कि यहाँ पर दो हिस्से बांट रखे हैं एक दीवार से, उस तरफ पूंजीवादी, इस तरफ समाजवादी लोग, इस तरीके से। तो शीत युद्ध जो है एक बहुत बड़ा ग्लोबल इंसिडेंट था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। एग्जाम्पल आप देख रहे हो, देश भी दो हिस्सों में बट गए थे। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं बायोपोलर, यानी कि दो ध्रुव्यता। और याद रखिएगा, ध्रुव्यता वर्ड का मतलब है पावर से। अगर मैं कहता हूं एक ध्रुव्यता यानी कि एक पावरफुल है, दो ध्रुव्यता का मतलब दो पावरफुल, और बहुध्रुव्यता का मतलब बहुत सारे पावरफुल। जो आज की दुनिया है, जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, ये हमारे लिए रहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चैनल पे बने रहिएगा, लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।